नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम सीधी बात। ये सीधी बात का दूसरा एपिसोड है। सीधी बात में हमने एक आज खास मेहमान को बुलाया है, जो राव आईएएस वाराणसी और प्रयागराज के निदेशक हैं। इनका नाम है अजीत प्रकाश श्रीवास्तव। ये हमारे साथ आज यूपीएससी से जुड़े सवालों का जवाब देंगे और इनसे सीधी बात होगी और सीधा जवाब देंगे। कोई घुमा फिरा कर, कोई गोलमोल करने की कोई बात नहीं होगी और ये सीधा सवाल सीधा जवाब होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं राव जी आईएएस नमस्कार। वाराणसी और प्रयागराज के जी हाँ, निदेशक जी। अजीत प्रकाश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका। सदर आभार। कैसे हैं सर आपका? जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आप जो सभी देखने वालों को भी मेरा अभिनंदन। मैं अजीत प्रकाश श्रीवास्तव पिछले काफ़ी वर्षों से राव आईएएस में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और प्रतिभागियों के लिए एक अवसर के रूप में रहता हूँ, जिसका उद्देश्य है कि एक गाइडलाइन देना और बच्चों को सुविधाएं और जो उनकी चाहत है उन पे अपना थोड़ा बहुत भी सहयोग दे पाना, ये हमारी जो उद्देश्य है। तो सर ये सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत प्रयागराज से हुई, क्योंकि मैं मूलतः जो उसी जगह पर मेरी अपब्रिंगिंग हुई, मेरी परवरिश हुई, मेरी पढ़ाई हुई, मैं प्रयागराज में ही मेरी पढ़ाई हुई जी। और मैं 96 से राव आईएएस में हूँ और राव आईएएस में तभी से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ मैं। और उसका मूल उद्देश्य ये भी था कि शुरुआत में तो ये हुआ कि भाई कुछ बेहतर जो है करने के लिए कई ऑप्शन है। जब यूपीएससी में नहीं हुआ तो जो हर एक दौर के बाद जो है वापस आ जाना, फिर और एक नए दौर की जो है कि फिर से तैयारी करना। तो एक समय के बाद लगा कि अब कुछ अच्छा करना चाहिए और किसी अच्छे विकल्प की ओर चलना चाहिए। तो मेरी एक लाइन भी है कि विकल्प की एक बार जो तलाश जो होती है और फिर वो एक जो संकल्प बन जाता है, तो संकल्प की धारणा होनी चाहिए। सर आप जैसा कि मैंने बताया कि आपके दो शहरों में जी वाराणसी और प्रयागराज में संस्थान है जी राव जी आईएएस के। जी जी तो ऐसा क्या खास है आपके संस्थानों में कि बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लें और आपके खास यहाँ जो से है पढ़ाई करें, सिविल खास सर्विस जो की है तैयारी संस्थान करें? नहीं होते, जी खास बच्चे होते हैं। जी संस्थान कभी भी खास नहीं होता। जी आप पात्र को देखा होगा आपने, पात्र में यदि कहीं भी छिद्र है, आप उसमें कितनी भी अच्छी चीजें डाल दो, वो उससे बाहर हो जाएगा। फिर भी तो आप कुछ लुभाने पात्र का ऐसी नहीं, देखिए क्राइटेरिया। आप जब भी किसी चीज को लुभा कर करेंगे जी तो वो ड्यूरेबिलिटी उसकी जो है कि बहुत कम होती है, वो टिकाऊ नहीं होता। अ, छात्रों का क्या है कि यदि उनको अच्छा लगा तो वो माउथ पब्लिसिटी करते हैं, वो एक से जो 10 होते हैं, 10 से जो 100 होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपका दायित्व है, जो एक उसमें जो आपका बेसिक सेंस है, वही होना चाहिए। सिविल एग्जामिनेशंस के लिए कहा जाता है, ये मेरी टैगलाइन भी है, बच्चों से मैं कहता भी हूँ, आईएएस बनने के लिए विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान बनने की जरूरत है। विद्वान बनोगे तो हम लोग की तरह लेक्चरर बन जाओगे जी और बुद्धिमान बनोगे तो आईएएस बन जाओगे। तो उनसे वो बुद्धिमत्ता क्या है, उसी पर उनकी सारी जो है गतिविधियों की मैं चर्चा करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। चूंकि सर एक अध्यापक हैं आप, तो इसमें ये पूछना भी जरूरी है कि आप कौन सा विषय सिविल सर्विस के लिए पढ़ाते हैं? मैं मानता हूँ कि जो है सबसे टिपिकल सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ और वो है इकोनॉमिक्स, अच्छा। जो अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को लेकर एक बात यह है कि भारत के स्कूल में पाठ्यक्रम में ये दूसरी, तीसरी या चौथी क्लास से नहीं आता, ये 9th स्टैंडर्ड से आता है। इसकी शुरुआत ही 9th स्टैंडर्ड से जो शुरू होती है। बाकी विषय जो आपके हैं वो 5th से जो शुरू हो जाएंगे, 6 से शुरू हो जाएंगे, 7 शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये विषय आपको जो है 9th से। इसलिए इसको थोड़ा जो है समझाने में जो लगता है और कि आपको एफर्ट लगाना है इसको। और मेरा मानना ये है कि किसी भी विषय को आप यदि एक निरक्षर व्यक्ति को भी अच्छे से जो है जो समझा पाए तो आप शिक्षक हैं, ये मेरा मानना है। इसलिए तो ये जो इंटरेस्टिंग भी है, चैलेंजिंग भी है और मजा भी बहुत आता है इस विषय के साथ। सर ये बात सर्वविदित है कि यूपीएससी और सिविल सर्विसेज का जो सक्सेस रेट है जी वो बहुत कम है और तैयारी करने वालों एस्पिरेंट्स की संख्या बहुत अधिक है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? अच्छी बात कही आपने।
आपने कभी पिरामिड देखा है? किस चीज का पिरामिड? कोई भी पिरामिड हाँ देखा, आप उसकी हमारे हायरार्कीज मीडिया में भी होता है हाँ पिरामिड, इन्वर्टेड हाँ पिरामिड। हाँ श्योर होता है। हम्म। तो आप देखिए जो सबसे अच्छी चीज होती है सबसे टॉप पे होती है। हाँ, सबसे अच्छी चीज सबसे टॉप पे ऐसे बनता है फ्रेम। जी 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 हाँ, वो फिर आपने वाइन की ग्लास भी देखी होगी तो सबसे ऊपर एक जो है कि टॉप पे ग्लास होती है। बिल्कुल। आपने टिकल डाउन देखा होगा, टिकल डाउन इफेक्ट में क्या होता है, आप ऊपर वाली वाइन में डालते हो जो है कि ग्लास में, तो वो जो है पूरा फिलअप कर लेता है। जी सर। आप इस देश की सबसे क्रीम पोस्ट की तैयारी करा रहे होते हो। एक शहर में हजारों जो इंजीनियर और डॉक्टर हो सकते हैं लेकिन डीएम तो केवल एक ही होता है। जी बिल्कुल। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि इसमें सिलेक्शन आईआईटी और जो है डॉक्टर्स में जैसे हजारों की संख्या में लोग हो जाते हैं, वैसे इसमें नहीं हो सकते। उसका कारण क्या है कि नंबर ऑफ जो है पोस्ट जो है कम होते हैं, कभी 800, कभी 1000, कभी 1100। अब तो सीट थोड़ी ज्यादा आने लगी। हम लोगों के समय में तो 200, 400, 600 जो सीट आया करती थी। 1000 सीट है, 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, अपीयर होते हैं 4 लाख से लेकर 5 लाख लोग। आपको मैं बहुत इत्मीनान से बताऊं तो जो ये प्रतियोगिता है, ये एक फाइट सिंसियर और इनसिंसियर बच्चों के बीच में है। और किसी भी कॉम्पिटिशन्स में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी विद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में सिंसियर और इनसिंसियर स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो सिंसियर 20% से अधिक नहीं है, और जो इनसिंसियर है उनकी संख्या 80% है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यदि आपके 4 लाख लोग जो बैठ रहे हैं और 20% जो है कि सिंसियर, तो 80,000 बच्चे जो बैठ रहे हैं, और सीट कितनी है? 1000। तो सर फाइट बहुत नहीं है, हमारे दिमाग में ये फाइट है। तो इनसिंसियर बच्चों में आप रहेंगे तो आप हमेशा फाइट से बाहर रहेंगे। तो ये फाइट तो रियल में उन 80,000 बच्चों की है, उन जो है 20% बच्चों की है जो कि 1000 सीट के लिए फाइट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सक्सेस अच्छा है, जितनी सीट है और जो रेशियो है वो जो है सफिशियंट है। वही सर, आपने भी देखा एक होगा। चीज और बता दूं मैं आपको, जी। प्रीलिम्स में एक सीट पर 12 से 15 लोगों को जो है क्वालिफाई कराया जाता है। यदि 1000 सीट है तो जो है 15,000 हो गया। 15,000 हो गया तो आप सोचो 80,000 हैं, एक सीट पर 5 लोगों की भी फाइट नहीं है। तो ये एक दिमाग का वहम है, उसे जो भी समझेगा एक बेहतर अपने आप को जो है जो समझेगा वो। ये बोलने के लिए तो अच्छा है। नहीं नहीं, ये जो है कि फैक्ट है। आप जी सबसे पहले एक अपनी लड़ाई ना अपने दिमाग में लड़ते हो, उसके बाद आप मैदान में लड़ते हो। सर वही आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सर्वविदित है ये, कि जो आज की युवा पीढ़ी है सर, वो रील्स देखकर, ग्लैमर देखकर, यूपीएससी का ये आईएएस की एंट्री, आईपीएस की एंट्री, उसको देखकर ज्यादा प्रभावित होती है, और उसी से फिर वो तैयारी करना शुरू करते हैं। कुछ दिन तक तैयारी करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर उनका मोटिवेशन फिर देखना पड़ता है, मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो है कि रील्स का जो एक जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से मैं यदि देखूं तो स्टार्टर के रूप में है। जैसे आप भोजन के पहले स्टार्टर ले लेते हो या कोई आप चीजें। एक बात आप ध्यान देना, जो YouTube पे पढ़ाने वाले लोगों की जो बाढ़ आई जो है कोविड में, कभी भी आप किसी का भी YouTube में आप जो है देखिएगा तो पूरे सिलेबस का वो जो है 10 to 15% ही कवर कर पाता है वो। यानी जिस सिलेबस का आप 10 से 15% सिलेबस को आप जो है कवर करते हो, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इस जो है कि रील उससे थोड़ा सा और छोटा है। तो आप सोच सकते हो कि एक बहुत ही सिंसियर कॉम्पिटिशन के सिलेबस लिए चूंकि बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, और उसको रील के माध्यम से पढ़ाना बहुत मुश्किल एक काम बात और बता दूं मैं, आपने सिलेबस की बात की है तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, आप जानते हैं कि जो है सीसैट जो है कि क्वालिफाइंग है। प्रीलिम्स में जो जनरल की मेरिट है वो 200 में से 75 नंबर इस बार गई थी, ओबीसी की लगभग जो 78 गई थी, और नहीं जनरल की 75 थी, 74 ओबीसी की थी, और लगभग जो है कि 60 के आसपास जो है एससी की थी। आप देखिए 200 नंबर में से कितना आ रहा है, 75 पर आप मेंस में आ जा रहे हो। तो बहुत ध्यान से आप देखो, आपको 50% से अधिक
जो है अपनी सिलेबस को कवर नहीं करना है। आपको यदि 50% सिलेबस को आप यदि कवर कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब जाते हैं, क्योंकि इस बार का जो टॉपर की जो मेरिट थी वो 1090 या 99 के आसपास थी। आप सोचिए, ओवरऑल मेंस की बात कर रहे फाइनल हैं, सिलेक्शन बता रहा हूं मैं, 2025 नंबर में से जी 2000, और इस बार जो मेंस का कट ऑफ था 1750 में 748 नंबर था, आई थिंक 45 या जो है कि 48 था। आप सोचिए कि 1750 में 745 48 नंबर का आपका कट ऑफ है, तो मेरिट कितनी डाउन है। जी। लेकिन उसी मेरिट को पाने के लिए लोगों में बस एक चीज का बच्चे ध्यान दें। मैं आपके इस जो है चैनल के माध्यम से उन बच्चों को बताना चाहूंगा, सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्टिव होना पड़ता है और नॉलेज लेने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव होना पड़ता है। तो आपको ये तय करना है कि आपको जो है सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। इससे अधिक आपको यह भी मालूम होना चाहिए क्या क्या नहीं पढ़ना है। एक बच्चा रोज जो है 6 घंटे वो पढ़ रहा है कि जिसमें से उसको एक क्वेश्चन मिल रहा है, एक बच्चा जो पढ़ रहा है जो 6 घंटे में 10 क्वेश्चन जो ले रहा है, तो आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो, अगला भी उतनी मेहनत कर रहा है, तो सिलेक्शन वो पाए क्योंकि वो सेलेक्टिव पढ़ रहा है। प्रीलिम्स में 60% जो सिलेबस ऐसा है जहां से 90% क्वेश्चंस आते हैं, और मेंस में 65 to 70% जो सिलेबस ऐसा है जहां से कि लगभग 90% क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सिलेबस का सही तरीके से आकलन होना चाहिए, देन विल बी जो है टू योर गोल। सर वही अब कोचिंग संस्थानों की बात करते हैं, तो ये सिविल सर्विसेज के जो कोचिंग संस्थान है या फिर और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने वाले संस्थान, उन पर अक्सर ये आरोप लगता है जी कि ये व्यापार का अच्छा माध्यम है। चलिए अच्छा है, तो मैं इसको आंसर भी अच्छा दूंगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं आप ये बताइए। अक्सर ये आरोप लगते हैं। नहीं जो आरोप नहीं है सर, 1990 में इस देश में जो है 1991 में इस देश में जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। एलपीजी जो हुआ जी हुआ था, आप जानते हो जी। बिल्कुल। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो गया। जब सरकारी संस्थाएं अपने अस्तित्व को खो रही थीं, तो उन बच्चों को कोई न कोई तो जगह देता। जब तक आप ध्यान दीजिएगा ये सरकारी संस्थाएं जीवित थीं, तब तक कोचिंग जो है जो संस्थाओं की बाढ़ नहीं थी। जिस दिन से प्राइवेटाइजेशन, मतलब सरकार भी ये कह रही है कि आप व्यापार करो, आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, और यदि हम गलत होते तो हम पर बैन कर देते कि आज से जो है देश में कोचिंग जो है कि चलेगी नहीं। आप हमसे जीएसटी भी लोगे, आप हमसे जो है कि टैक्स भी लोगे, हमारा आप जो है कि जो रजिस्ट्रेशन भी जो है पैसे लोगे, सब कुछ तो हमसे ले रहे हो। भाई हमसे ले रहे हो मतलब हमें आप जो है परमिशंस दे रहे हो। ये तो सर एक दूसरा पहलू है इसका, लेकिन इसका एक पहला पहलू ये भी है कि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब छात्र हैं, उनका क्या सर एक चीज बताऊं आपको जी। मुझे जहां तक लगता है कि जितना भी संस्थाओं को जान पाया हूं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाओं ने, जो अच्छी संस्थाएं हैं, वो अपने किसी न किसी कभी न कभी जो वीकर सेक्शन से, मैं अपने राव आईएएस की बात ले लेता हूं, तो राव आईएएस अपने वीकर सेक्शंस के लिए यदि उसको ऐसा लगता है तो उसके लिए वो स्पेशली हेल्प करता है, लेकिन उस पर वो बच्चे आने भी चाहिए ना। अब जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, एससी एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है, वीकर सेक्शंस के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है सेक्शन, लेकिन वो बच्चे एससी एसटी के होने के बाद भी वहां नहीं जा रहे हैं। मतलब जो उनकी जो है अपनी कोचिंग खुली हुई है, जो कि सरकार ने खोल रखी है, उनकी कोचिंग होने के बाद भी वहां नहीं जा रहे हैं। उसका क्या कारण? उसका कारण ये है कि सरकारी संस्थाओं पर जो है उनको विश्वास ही नहीं है। तो सरकारी पर विश्वास नहीं, इसका मतलब क्या है, वह विश्वास जो है किस पे कर रहे हैं? प्राइवेट पे कर रहे हैं। हम जो है काम क्या कर रहे हैं? हम प्राइवेट का काम कर रहे हैं। तो अच्छा हाँ, अब क्या होता है, मेरा मानना ये है कोचिंग संस्थाओं को प्रोफेशनल होना चाहिए, बिजनेस जो है नहीं करना चाहिए। आपके वर्डिंग को मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं, प्रोफेशनल होना इट्स गुड फॉर एवरीवन, लेकिन यदि हम उसको जो हमारा माइंडसेट हो जाए, हम काउंटर खोल के जो है कि एडमिशंस लें, तो काउंटर खोल के जब एडमिशंस लिया जाएगा तो आपका आरोप कहीं ना कहीं सही पाया जाएगा। सर एक दूसरा सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ कि जो यूपीएससी के कोचिंग संस्थान है या फिर सिविल सर्विसेज के, उसमें
विद्यार्थी पढ़ा कहीं और होता है और उसकी जब चयन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो उसकी ये फोटो बड़ा, कहीं दूसरे ये संस्थान में बहुत, दिखती इससे है। मैं बहुत ही इस बेबाक पर आप आंसर दूंगा क्या इसका। कहेंगे? इसका बहुत बेबाक आंसर, विवादास्पद है। नहीं, इसका आंसर मैं बहुत ही बेबाक जो तरीके से दूंगा। जी एक्चुअली क्या है, पहले के समय में था कि एक ही संस्था से बच्चे पढ़ा करते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हो गया है कि जो बच्चा है वो प्रीलिम्स कहीं और से चल रहा है, मेंस मेंस कहीं कहीं और से चल रहा है, और फाइनली क्या होता है कि आखिरी बाल पे जो छक्का मारता है ना, जो सिक्सर मारता है, नाम उसी का हो जाता है। इवन वो जो वैकल्पिक विषय होता है वो हाँ, कहीं और नहीं, से करता है। अब तो वैकल्पिक जो है विषय की उतनी उपयोगिता नहीं रही। अब तो अब हमको लगता है अपने यूपी पीसीएस में आप जाओगे तो उसको जो है समाप्त कर दिया गया है वैकल्पिक विषय को। उसकी जगह पर जो यूपी स्पेशल लेते आए हैं, और अपने यूपीएससी में भी ऑप्शनल को लेकर अभी भी जो है कि जो चल रहा है। एक सवाल लेकिन मैं आपसे, और आपने भी किया नहीं, लेकिन वो मैं जी चाहता हूं कि मैं बिल्कुल आपको मुझसे बताऊं। छूट गया। आपके चैनल के माध्यम से एक बात इस देश की सरकार से जो है करना चाहता हूं कि सिंपल वे में एक बात आप जो समझिए, हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ जो नहीं, मेरा भेदभाव अगला हो रहा है। सवाल था सर ये। अच्छा था, हाँ तो हाँ, आप पूछ ही बताता लीजिए रहिए। तब आप। हाँ, तो मैं सवाल ही पूछ लेता हूँ। तो सर ये जो हिंदी माध्यम है और अंग्रेजी माध्यम है, तो आप देखते होंगे कि इंग्लिश माध्यम का जो सिविल सर्विस में ज़्यादा सक्सेस है और हिंदी माध्यम वो पीछे रह जाता है। तो इस पर आपका क्या इस कहना पर तुमको लगता है कि वास्तव में सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है? जो है, नंबर एक तो क्या है कि आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि इस देश की मूल आत्मा हिंदी है। है? जी हम सोचते हैं तो हिंदी में सोचते हैं, हम सपने देखते हैं तो हिंदी में देखते हैं, हमारी मूल भावनाएं हिंदी में है। अभी हिंदी दिवस भी आने और वाला है हिंदी कल। दिवस भी वो लिखते हैं, और आपके मोबाइल पर भी ये आता है कि आप जो है इंग्लिश में जानने के लिए एक दबाएं और हिंदी में जानने के लिए दो दबाएं। हिंदी दूसरे नंबर पे आ गई और इंग्लिश जो पहले नंबर पे आ गई। यानी कि आपने तय कर रखा है कि इंग्लिश हमारी जो है कि जो फर्स्ट है। यानी आपने उन पूरे हिंदी भाषियों के साथ आपका बहुत बड़ा भेदभाव है, और ये सीधा सरकार के ऊपर जो है कि वो है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी सोचिए, आपको टॉप 50 में केवल एक बच्चा जो हिंदी माध्यम से। और आपकी चीज और भी, उसका भी आंसर जो है देते हुए चलूं, तो अक्सर होता क्या है कि जो है जो कोचिंग वाले इंटरव्यू का रिजल्ट्स जो है कि उसको दिखाकर ये बताते हैं हमारे यहाँ एक पेज का जो सिलेक्शन हो गया, तो वो भी गलत है। आप उसको मतलब ये क्लियर कर लीजिए कि ये बच्चा जो हमारे यहाँ ये है। साथ ही मैं हिंदी वाले को भी आंसर दे देता हूँ। सरकार को ये ध्यान देना होगा कि प्रीलिम्स में, सी सेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों को बराबर बराबर प्रीलिम्स में भी क्वालिफाइंग बनाइए, क्योंकि सी सेट में इंग्लिश तो है, हिंदी नहीं है, और सी सेट के लागू होने से इंग्लिश मीडियम के बच्चों की ज्यादा बाढ़ आ गई, और हिंदी मीडियम के बच्चों, जब से ऑप्शनल हट गया प्रीलिम्स में से, हिंदी मीडियम के बच्चे बाहर हो गए। और ये बहुत, मतलब उनके सपने टूटने जैसे हैं। हजारों बच्चों के सपने, उनके परिवार के सपने, उनकी हर लोगों के सपने उनके हैं, वो सपने टूट रहे हैं। उन सपनों के लिए हिंदी को प्राथमिकता देनी होगी, और प्रमुखता के साथ प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में भी अब उनके नंबर जोड़े जाने चाहिए। अब मेंस में जो क्वालिफाइंग जो है जो कर दिए हैं, अब उसके नंबर जोड़ने की पर आएगा तो हिंदी बेल्ट के बच्चों की संख्या बढ़ेगी। ये मेरा अपना मानना है। हिंदी बेल्ट वाले हमेशा संशय में रहते हैं कि उनको पहले अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो ये डर उनके मन से हाँ, कब ये है, खत्म हो? हाँ ये है, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छी किताबों को लेकर भी अब तो किताबें जो हिंदी में अच्छी जो है कि उपलब्ध हो गई। हमारे समय में तो ये था कि अच्छी किताबें भी जो है उपलब्ध नहीं थी। आप ये बात, ये अच्छी किताबें उपलब्ध नहीं थी हिंदी में, तो अब आप जब आपके पास हिंदी किताबें नहीं रहेंगी तो आप जो है लिखोगे क्या? अच्छे जो है कि शिक्षक नहीं थे, अब तो आपके पास एक से एक जो हिंदी माध्यम के शिक्षक हो गए हैं। तो हिंदी को अब अंक जोड़ना प्रारंभ करना होगा। अंक जुड़ेगा तो लोग हिंदी को पढ़ेंगे, और हिंदी जिनका मूल है वह अधिक से अधिक उसमें आएंगे। तो ये मेरा मानना है कि हिंदी का अधिक होना सर, अब एक बहुत विवादास्पद सवाल है, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। मैं सोच तो रहा था कि ना पूछूं, लेकिन अब मन है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता चाहिए। नहीं। आपका दिल भी मान जाएगा घबराइए। सर, ये जो अभी हाल ही में दिल्ली में जी, जी। राव जाईएस नाम से, आप ही हम के लोग बहुत उससे संस्थान से मिलता इफेक्टेड जुलता हुए हैं। नाम है। हाँ, श्योर और मैं बता दूं, क्लियर कर दूं यहाँ पर कि सर के संस्थान का जो नाम है RAO है, राव। राव, और जो वो है
वो क्या था? RAU' है, राउज। राउज हाँ। IS कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है सर। कंफ्यूजन नहीं हुआ इसका, तो हम लोगों को बहुत अच्छा खासा उसका जो है कि बैक इम्पैक्ट। एक चीज और बताऊं जी। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि वो कुछ जो है कोचिंग वालों ने गलती हुई। आप सोचो कि इस देश का पार्लियामेंट भी अंडरग्राउंड चल रहा है, जो है चैनल के माध्यम से हम बहुत ही बेबाक बात कह रहा हूं। हमारे यहाँ की जो है कि विधानसभा है वो भी अंडरग्राउंड चल रही। तो उसमें भी पानी भर गया था, तो आप जो उसको ही बंद कर दो। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, गलत गलत है, सही सही है। जो गलत है उसके जो है खिलाफ उस तरीके का एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। आप हर किसी के साथ आपका बस हमला हो जाता है कोचिंग वालों पर। इस देश में दो लोगों पर हमला जो है कि बहुत तेजी से होता है। एक तो जो है नर्सिंग होम वालों पे की हमला होता है, और दूसरा कोचिंग वाले पे होता है, और दोनों के बिना इस देश के लोगों का जो काम नहीं चलता है। जब भी आपको हेल्थ को सही करना हो तो आप जो नर्सिंग होम में जाते हो, आप जो सरकारी विद्यालय जो है सरकारी अस्पताल में जाते हो, और जो ही आपको जरूरत होती है तो अच्छी कोचिंग के पास आप जाते हो। वो एक दुर्घटना थी, उसका जितनी निंदा की जाए कम है। उसका दुर्भाग्य ये रहा कि मेरी संस्था को भी इतनी गालियां पड़ी, जो है राव IAS को हैशटैग करके। दिल्ली में भी है कोई? नहीं, हम लोगों का नहीं है। दिल्ली में जो है जो पहले कभी हुआ करता था वो हट गया। वो हैशटैग जो है राव IAS लेके, और वो मेरे पे आ जाता था। अब मैं बड़ा परेशान था कि यार सब मतलब जो है घटना किसी और ने किया और गाली हम लोग खा रहे हैं। तो ये हुआ इसका असर। लेकिन मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करने की जगह चाहूंगा कि आप इसका ओवरऑल, घटनाएं तो हर जगह हो जा रही हैं, इसको मैं मानता हूं, लेकिन यह भी मानता हूं कि सब जगह पर एक जैसे यूनिफॉर्मल लॉ होने चाहिए, ना कि सेलेक्टिव लॉ होने चाहिए कि इसके लिए तो अंडरग्राउंड नहीं चलेगा और इसके लिए अंडरग्राउंड चलेगा। ये मेरा मानना है। आप ओवरऑल जो है कि अंडरग्राउंड बंद कर दीजिए, तो घटनाएं जो हर जगह से बंद हो जाएंगी। जो है कोचिंग संस्थान ही क्यों। सर आखिर में आपसे विषय से जुड़ा हुआ एक सवाल, आप अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं? जी पढ़ाता हूँ। हमारा भारत अभी अर्थ इकोनॉमी में 5वें नंबर पर है। जी। तो इसको 3रे नंबर पर लाने के बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, स्टेट द्वारा। तो इस पर आपका क्या विचार है? मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से आपको आंसर देना चाहूंगा। नंबर 1 तो ये है, मैं धनी हो जाऊं, इससे अच्छा ये है कि हमारे देश में, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, 5 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी हो जाए और वो कुछ लोगों के हाथों में हो जाए। इससे अच्छा तो ये है कि पूरे 140 करोड़ के हाथों में वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि वो देश आर्थिक संपन्न ना हो, इस देश के लोग आर्थिक संपन्न हो जाएं। तो मेरा मानना ये है, क्लासिफिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ योर इनकम लेवल वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो सबके साथ इक्वालिटी की बात करता हो। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से इसको जोड़ें अगर, तो विपक्षी दलों का कहना है मैं कि एक बात और जाति जनगणना करवा के हम संसाधनों का समान वितरण करेंगे। सर देखिए, ऐसा है, मैं एक चीज कहता हूं, मैं थोड़ा सा वैसे ये पब्लिकली बोलना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बेबाक बोलता हूं जी। जातिगत जनगणना आप इसलिए करा रहे हो कि उस जाति का भला हो जाए जी। और अक्सर आप देखते हो जनरल की मेरिट जो है ऊंची होती है, ओबीसी की उससे कम होती है, एससी की उससे कम होती है, एसटी की उससे कम होती है। मतलब जो कम मेरिट वाले हैं उनको आप जो है चाहते हो कि हो जाए। तो भाई एक रास्ता मेरी ओर से रख लो आप। ओबीसी में जिसकी मेरिट ऊपर है उसको बाहर कर दो, जिसकी मेरिट नीचे उसको अंदर कर दो। एससी में जिसकी मेरिट जो है कि ऊपर है उसको आप जो बाहर कर दो, और जिसकी मेरिट नीचे है उसको आप जो अंदर कर दो। एसटी में भी कर लो। यदि आपको लगता है कि कम नंबर ले आकर इस देश को आप इस पूरी जो है कि दुनिया के नंबर की 1 स्टेज पे लाना चाहते हो, आप सोचो इस देश में इस दौर में किस चीज की दौड़ लगी हुई है। सब अपने आप को ये बताने को जो है कि तैयार हैं कि मैं बैकवर्ड हूं। जहां इस देश में 75 साल के बाद भी ये बताने की दौड़ लगी हो कि मैं भी बैकवर्ड हूं, आप सोच लो कि आपने डेवलपमेंट क्या किया। ये दौड़ होनी चाहिए कि जातिगत जो है इस देश में आप आय का वितरण सही तरीके से करिए। आपके पास जो है डेटा है और
ये डेटा आप बताना क्यों चाहते हो? ये तो जो है कि सरकार के पास है, वो उसको जो लोग जो है कि वीकर सेक्शन है और सरकार कर भी रही भाई। आप ये देखो अपने यहाँ टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है, आप ऊंची आय वालों से लेते हो और गरीब जो है कि राज्यों को दे देते हो। आप सोचो कि सबसे ज्यादा जो है टैक्स कलेक्शन कहां से होता है? महाराष्ट्र से होता है, कर्नाटका से होता है, आंध्रा से होता है, लेकिन सबसे अधिक जो है इसका फायदा जो है किसको मिलता है? यूपी को मिलता है। तो जो है कि यूपी का तो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन यूपी को मिलता है। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपको यूपी आप ये तो फायदा किसको हो रहा है? गरीब को हो रहा है, एक ऐसे राज्य को हो रहा है। लेकिन वैसे ही इस देश में जो आमदनी हो रही है, जो इनकम हो रही है, आप उन लोगों को, और सरकार दे भी रही है, उज्ज्वला योजना दे रही है और भी लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट्स के अंतर्गत दे रही है, जो है किसान जो योजना, आयुष्मान कार्ड आपको बिलीव नहीं होगा, इस देश में अब तक की सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी ये जो है चेंजेस है कि लोगों के हाथ में कार्ड है, जहां आपको 10 रुपए नहीं मिलते थे, आज वहां पर आपको 5 लाख रुपए तक की हेल्प मिलती है। अब आरोप लगाने को आप कुछ भी कह लें, जनधन योजना एक बड़ी योजना है। आपको मैं बताऊं, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग जिस एरिया में रहते थे उस एरिया से बाहर हम लोग जाएं और अपना बैंक ड्राफ्ट जो है जब कि बनवाते थे तो कहते थे कि आपका बैंक ड्राफ्ट नहीं बनेगा क्योंकि आप कहीं और से आ रहे हो। अब क्या हो गया? हर घर जाकर बैंक मैनेजर ने आपका खाता खोल दिया आपके घर पे जाकर। ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं। तो ये बदलाव इस सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। यदि मैं ब्रॉड ब्रॉड जो है प्रोस्पेक्टिव में जो देखूं तो इस 10 वर्षों में इस देश में ग्रैंड डेवलपमेंट भी हुए हैं और इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हुए हैं। आप जिसको जो है समावेशी विकास कहते हैं, जी। जहां पर कि उसका एक डेफिनेशन है कि 1/4 और 1/5 जो पार्ट है पॉपुलेशन का जो सबसे वीकर है, उस तक भी ये बात जो है कि जो पहुंची है, उसको अनाज मिला, उसको सब कुछ मिला। चूंकि आप अध्यापक हैं सर, आपकी बात तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो आपने समय की टॉपिक ऐसा सीमा छोड़ भी है, दिया। समय की जी, सीमा भी जी, है जी, अपनी। आपको बहुत आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। बहुत आपने सीधे सवालों का सीधा जवाब दिया, इसमें कोई गोल मोल नहीं किया जलेबी की तरह। नहीं क्यों? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं आपका। शिक्षक हूं, मैं भी चाहूंगा तो आप सभी का आभार, आपके चैनल को आभार, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और की उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमको अवसर देंगे जी, ऐसे ही अपनी बिल्कुल। बात रखने के लिए। बहुत बहुत आभार। तो जी, ये थे नमस्कार। हमारे साथ राव आईएएस वाराणसी और प्रयागराज के निदेशक अजीत प्रकाश राव जी। इन्होंने सीधा सवाल का सीधा जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए